एटम बम की कहानी दरअसल साइंस के एक बहुत ही सादा से सवाल से शुरू होती है कि क्या एटम को तोड़ा जा सकता है। 1938 में जर्मनी के साइंसदानों ने पहली दफ़ा ये दरियाफ्त किया कि जब यूरेनियम एटम को तोड़ा जाता है तो उसमें से ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होती है, जिसे उन्होंने न्यूक्लियर फिशन का नाम दिया। जब ये खबर दुनिया के साइंसदानों तक पहुंची तो उस टाइम के एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन को ये बहुत बड़ा ख़तरा महसूस हुआ। उन्हें लगा कि नाज़ी जर्मनी इस टेक्नोलॉजी को हथियार बना सकता है, तो उन्होंने उस टाइम के अमेरिका के सदर रोजवेल्ट को एक ख़त लिखा। इसी ख़त ने एक खुफिया प्रोग्राम को जन्म दिया जिसे मैनहट्टन प्रोजेक्ट कहा जाता है। इस खुफिया प्रोजेक्ट की कमान एक ऐसे शख्स को दी गई जिसका नाम था जे. ओपनहाइमर। वो एक थ्योरेटिकल फिजिस्ट थे। उन्होंने तमाम दुनिया से ऐसे साइंटिस्ट की टीम इकट्ठी की जिनको न्यू मैक्सिको के सहरा के अंदर एक खुफिया लेबॉर्ट्री के अंदर लेके जाया गया, जिस लेबॉर्ट्री का नाम था द लॉस एलमोस लेबॉर्ट्री। उनका मकसद सिर्फ एक ही था, दुनिया का पहला एटॉमिक बम बनाना। 16 जुलाई 1945 की वो सुबह 5:20 पर मैक्सिको के सहरा में एक टेस्ट किया गया जिसे ट्रिनिटी टेस्ट कहते हैं। इस टेस्ट के अंदर एक ऐसा न्यूक्लियर वॉरहेड बनाया गया जिसमें खास डिवाइस इस्तेमाल की गई जिसे हम गैट कहते हैं। इसके अंदर न्यूक्लियर फ्यूल के तौर पर प्लूटोनियम को इस्तेमाल किया गया। इस न्यूक्लियर वॉरहेड को सहरा के अंदर एक 30 मीटर ऊपर टावर के ऊपर नस्ब किया गया और लेबॉर्ट्री से बैठकर जब इसे डेटोनेट किया गया तो आसमान के अंदर सूरज से भी ज़्यादा तेज़ एक चमक और रोशनी पैदा हुई और वहीं से दुनिया का पहला न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ। और उस वक्त ओपनहाइमर ने कहा, नाउ आई बिकम द डेथ, नाउ आई बिकम द डिस्ट्रॉयर ऑफ यूनिवर्स। ये वो तारीखी अल्फाज थे जो तारीख की किताबों में महफूज हुए। ये तो हम सभी जानते हैं कि न्यूक्लियर बम कितना ख़तरनाक होता है, लेकिन अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि न्यूक्लियर एक्सप्लोजन में कौन सी स्टेजेस होती हैं। एक्चुअली जब न्यूक्लियर रिएक्शन ट्रिगर करता है तो सबसे पहले उसमें से एक फ्लैश ऑफ लाइट निकलती है जो कि 300 किलोमीटर तक जाती है और इसके सेकंड स्टेज में एक हीट वेव जनरेट होती है जो कि 10 किलोमीटर के अंदर अंदर इतनी ज़्यादा शदीद किस्म की हीट प्रोड्यूस करती है जिसकी वजह से हमारी स्किन वेपोराइज हो जाती है। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के थर्ड स्टेज के अंदर न्यूक्लियर रेडिएशन रिलीज होती है जिसके नतीजे में बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी वाली रेज निकलती हैं। इनमें से एक गैमा रेज होती है। एक्चुअली गैमा रेज की पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है जिसकी वजह से ये लिविंग थिंग्स को बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। एक्सप्लोजन के चंद सेकंड के बाद ही धमाके की जगह पर एक सूरज की तरह चमकती हुई एक ऐसी फायरबॉल बनती है जिसकी हाइट 60 किलोमीटर तक होती है। पहले रोशनी, फिर फायरबॉल और इसके बाद एक ऐसी शॉकवेव पैदा होती है जिसकी वजह से ज़मीन लरज़ जाती है। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की सबसे ख़तरनाक स्टेज रेडिएशन फॉल आउट। इस स्टेज के अंदर न्यूक्लियर पार्टिकल पूरी ज़मीन को इस तरह से अपनी लपेट में ले लेते हैं कि इसके ऊपर रहने वाली तमाम लिविंग थिंग्स के लिए ये एक खामोश मौत बन जाती है। यहाँ पर यह समझना ज़रूरी है कि हर यूरेनियम न्यूक्लियर बम के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। यूरेनियम रॉ हालत के अंदर जब ज़मीन से निकलता है तो यूरेनियम 238 आइसोटॉप की फॉर्म में होता है। इसमें यूरेनियम 235 की कंसंट्रेशन सिर्फ 0.7% होती है। 99.3% उसके अंदर यूरेनियम 238 पाया जाता है। लेकिन न्यूक्लियर बम के लिए हमें रिक्वायर्ड यूरेनियम 235 आइसोटोप होता है, ना कि यूरेनियम 238। एक प्रोसेस जिसे न्यूक्लियर इनरिचमेंट कहते हैं, इस प्रोसेस के अंदर सेंट्रीफ्यूज मशीन्स का इस्तेमाल करके हम कंसंट्रेशन ऑफ यूरेनियम 235 को इंक्रीज करते हैं। न्यूक्लियर बम बनाने के लिए कंसंट्रेशन मिनिमम 90% होना ज़रूरी होती है। ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और एक्सपेंसिव होता है, इसलिए बहुत सारे मुमालिक यूरेनियम इनरिचमेंट नहीं कर पाते। कहानी सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी। 1950 के अंदर न्यूक्लियर की दुनिया के अंदर एक नया वॉरहेड आया जिसे हम हाइड्रोजन बम कहते हैं। ये एक आम न्यूक्लियर बम से 10,000 गुना ज़्यादा ताकतवर था। बेसिकली हाइड्रोजन बम के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रोसेस इस्तेमाल होता है। ये वही प्रोसेस है जो हमारे सन की सरफेस पर हो रहा है जिसकी वजह से इंटेंस अमाउंट ऑफ हीट पैदा होती है। दुनिया का हर मुल्क अब एटॉमिक वॉरहेड की रेस में शामिल है। उसकी मेन रीजन ये है कि दुनिया के अंदर इंटरनेशनल लॉ जैसी अब कोई चीज रही ही नहीं है। और एटॉमिक वॉरहेड में भी एक न्यू टेक्नोलॉजी है जिसे हम कहते हैं ICBM, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल।
ये ऐसे बैलिस्टिक मिसाइल वॉरहेड होते हैं जो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पर फायर किए जा सकते हैं। न्यूक्लियर वॉरहेड से बचने के लिए एक ही पॉलिसी है जिसे हम कहते हैं डेटरेंस। बेसिकली इस पॉलिसी के अंदर हर मुल्क अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी एटॉमिक एनर्जी को गेन करना चाहता है। इस पॉलिसी को अगर आसान अल्फाज में समझा जाए, इट क्रिएट पीस ऑन द बेसिस ऑफ फेयर ड्यू टू न्यूक्लियर वॉरहेड्स। जिन ममालिक के पास न्यूक्लियर वॉरहेड्स मौजूद हैं उनमें पहले नंबर पे अमेरिका, उसके बाद रूस, उसके बाद बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, पाकिस्तान, भारत और शुमाली कोरिया। ये न्यूक्लियर वॉरहेड्स हज़ारों की तादाद में हैं, जिनमें से चंद एक पूरी दुनिया को तबाह करने की सलाहियत रखते हैं। जब किसी ने आइंस्टाइन से ये पूछा कि वर्ल्ड वॉर 3 किन हथियारों से लड़ी जाएगी, तो उसके जवाब में आइंस्टाइन ने ये कहा था कि मुझे नहीं मालूम कि वर्ल्ड वॉर 3 में कौन से हथियार इस्तेमाल होंगे, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि वर्ल्ड वॉर 4 दोबारा पत्थरों और तलवारों से लड़ी जाएगी। एटम बम इंसान की सबसे बड़ी कामयाबी भी है और शायद सबसे बड़ा ख़तरा भी। अब सवाल ये नहीं कि क्या ये हम ताकत बना सकते हैं या नहीं, बल्कि सवाल ये है कि क्या हम इतने समझदार हैं कि इसको इस्तेमाल ना करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।